इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स उसके ऑलमोस्ट टॉपिक्स करवाऊंगा। अब हमें स्टडी करनी है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को पढ़ने के से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी 100 1000 10,000 ये सभी कौन होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, अब अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी आ जाए तो उन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो भी है जैसे हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें अगर जीरो भी ऐड हो जाए, मतलब जीरो भी आ जाए साथ में, 1 2 3 4 5 ये तो सब रहेंगे, साथ में एक और आ जाएगा यहाँ पे कौन? जीरो। ओके, सो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अब अगर जो नेचुरल नंबर है वो ये पॉजिटिव है, अब इनके नेगेटिव भी आ जाए और जीरो भी आ जाए, उनको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। सो इंटीजर्स में नेगेटिव वाले नंबर्स आ जाएंगे, -3 -2 -1 -4 जीरो आ जाएगा और 1 2 3 4 ये सब नंबर्स आ जाएंगे। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, और इनको हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी तक। जीरो से इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये 1 से इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उनको बोला जाता है ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q का कहने का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -2/3, एक और जो ये p है और q है ये कौन होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने का मतलब कि p इन वाले नंबर्स में से कोई भी हो सकता है और q भी इनमें से कोई भी हो सकता है, सिर्फ q जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो अगर हम q को ले लेंगे तो वो 1/0 2/0 ऐसे बन जाता है जो कि नॉट डिफाइंड होता है। ओके, सो q में हमें जीरो को नहीं लेना, उसके अलावा जितने भी इंटीजर्स है वो सब ले सकते हैं, और p में हम जीरो को भी ले सकते हैं, सभी जितने भी इंटीजर है वो सब आ जाएंगे। सो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, और जैसे कि -2/3 -1 0 1 2/3, अभी -1 क्यों लिखा? क्योंकि -1 को डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, -1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर के यहाँ डिवाइड में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि इंटीजर्स है उनको हम 1 से डिवाइड करवा सकते हैं, इसलिए इसको -1/1 लिख दिया, तो इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 √3 पाई, ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। और रियल नंबर्स कौन होते हैं? जिसमें रैशनल भी आ जाए और इरेशनल नंबर भी आ जाए, उन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मतलब ये जितने भी नंबर है, ये जितने भी नंबर्स है वो सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से लिखते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, रैशनल नंबर को q से। ओके, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब को हम रैशनल नंबर में ही बोल सकते हैं। ओके, और इरेशनल नंबर इनसे अलग हो गया, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिला के कौन आ जाता है? रियल नंबर आ जाते हैं। तो रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, इरेशनल भी और रैशनल भी। -2 1 0 1/2 √2 ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। ओके, इंटीजर हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है वो, ओके, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही चलते रहेंगे, ये सब, और जीरो, और इन सब के नेगेटिव भी। ओके, सो -1 -2 -3 -4 ये सब नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर का सक्सेसर किसको बोलेंगे? ये फिर कोई भी नंबर है उसका सक्सेसर कौन होगा? उस नंबर में हम अगर 1 ऐड कर दे, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? सक्सेसर। जैसे 4 है, 4 में +1 कर दिया, तो अब जो 5 आया, 5 4 का क्या है? सक्सेसर है। और
अगर हम किसी भी नंबर में से -1 कर दे, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, जैसे कि 4 -1 करेंगे तो 3 आ गया। अब जो ये 3 आया, ये क्या है, प्रीडिसेसर है 4 का। तो अगर हमें किसी भी नंबर का सक्सेसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे उस नंबर पे, और अगर प्रीडिसेसर चाहिए तो उसमें -1 कर देंगे, मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो हमारे नेचुरल नंबर्स है वो कौन होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, उसमें अगर 0 भी ले ले तो वो होल नंबर हो गए। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं। ओके, और होल नंबर में एक 0 अलग से भी आ जाती है। अब जितने भी होल नंबर है या फिर कहते हैं नेचुरल नंबर है, उनके साथ साथ अगर नेगेटिव वाले भी आ जाए तो हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर। सो जितने भी होल नंबर है वो सब इंटीजर होते हैं, जितने भी नेचुरल है वो सब होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर भी होते हैं। ओके, अब आता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को प्रोडक्ट कर दे, मतलब इंटीजर की बात हो रही है, तो दोनों अगर प्लस के होंगे हमारे पास, हमारा जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ऐसे अगर दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव के है तब हमारा नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो अगर हमारे दोनों में ही साइन सेम सेम हो, दोनों इंटीजर के, जैसे कि ये भी प्लस और दूसरा भी प्लस, या फिर ये माइनस दूसरा भी माइनस, तो प्लस का साइन आएगा हमेशा। ठीक है, और अगर हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, या फिर ये माइनस ये प्लस, तो अब हमें हमारा जो साइन रहेगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, सो जब हमने +2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -4। +2 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, +4। ओके, अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स और ओड नंबर्स की। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करवाऊं 8 को, ओके, सो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करवाना। ओके, सो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2 4 -2 -4, जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सभी के सभी 2 से डिवाइड होंगे। मतलब कि जब उनको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड करवाए तो उनका रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब कि एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। जैसे कि 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ गया, 1। ओके, सो ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो एग्जैक्टली, और इवन नंबर होंगे जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होंगे। जब हमें अगर कोई भी इवन नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें जस्ट क्या करना होता है, 2 के साथ उसको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे 2 की यहाँ 2 रहेगा और x की जगह 5 लिख दो, तो 2 × 5 हुआ तो क्या आ गया, 10। ओके, 10 एक इवन नंबर होता है। ऐसे यहाँ पे अगर हम x की जगह 4 लिख दे तो 4 × 2 8, 8 - 1 7, 7 क्या आ गया, एक ओड नंबर। ओके, सो ये आया कैसे, देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। सो इनमें अगर हम 2 वैसे के वैसे है, 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, तो x में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक इवन नंबर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 - 1 वो क्या होता है, 1। 3 के लिए 2 × 2 करो 4, 4 - 1 3, 2 × 3 6, 6 - 1 5, 2 × 4 8, 8 - 1 7। ओके, सो ये पैटर्न ओड नंबर के लिए और ये वाला इवन के लिए। अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कोई भी दूसरा ओड नंबर मिल जाएगा, और ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर हम पुट करते हैं तो एक इवन नंबर मिल जाएगा। अब जब भी हमें इवन नंबर्स को ऐड करना है तो इवन नंबर कितने भी हो, चाहे 2 इवन नंबर, 3 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, कितने भी हो वो हमेशा इवन ही रहेगा। तो 2 इवन नंबर का सम इवन ही रहेगा, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट भी इवन ही रहेगा। अब अगर इनकी जगह 3 नंबर भी ले ले, 2 + 4 + 6, तो ये भी क्या हुआ, इवन ही आया। ओके, पर ओड में ऐसा नहीं है। ओड में अगर हम किसी भी 2 ओड नंबर्स को ले या 3 ओड नंबर्स को ले या 4 ओड नंबर्स को ले, तो वो डिपेंड करेगा कि हम कितने नंबर ले रहे हैं। अगर हम इवन नंबर मतलब ओड नंबर ले रहे हैं पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जैसे कि इवन बार, जैसे हमने 2
ओड नंबर लिए ना, तो मतलब अब 2 क्या है, इवन। ओके, सो अगर 2 ओड नंबर का ऐड करेंगे तो वो इवन ही आएगा। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि जैसे ओड नंबर लिए पर वो कितनी बार, 3 बार, अब 3 तो क्या होता है ओड, तो उनका सम भी क्या आएगा, ओड ही आएगा। अब क्या है इनका सम 9, तो 9 ओड आएगा। ऐसे अब 4 ओड नंबर ले लिए तो 4 इवन होता है। ओके, सो अब इसका जो सम आएगा वो भी इवन ही आएगा। जब हम इवन नंबर की बात करें तो इवन चाहे कितने भी लो, चाहे इवन नंबर्स ले लो या इवन नंबर मतलब जैसे 2 ले लो, इवन नंबर 3 ले लो, इवन नंबर 4 ले लो, इवन नंबर 5 ले लो, कितने भी नंबर ले लो, तो हमेशा आंसर इवन ही आएगा। पर ओड में ऐसा नहीं है। ओड में अगर हमने इवन टाइम्स ओड नंबर्स ले लिए ऐड करते वक्त तो इवन नंबर आएगा, और ओड नंबर ऑफ टाइम्स लिए, ठीक है, तो ओड नंबर्स का सम क्या आएगा, ओड ही आएगा। तो ये ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, पर इवन वाले में ये हमेशा इवन ही आएगा, चाहे हम नंबर्स कितने भी ले लें। जैसे यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए, ओके, 3 में से तो ओड हो गया, पर फिर भी 3 बार भी हमने इवन नंबर्स लिए ऐड करने में, तब भी इवन ही आंसर आया। बट ओड वाले में ऐसा नहीं है। ओड में जब हमने 2 ओड नंबर्स का सम किया तो इवन आया, 3 ओड नंबर का सम किया तो ओड आया। 4 नंबर वो कौन थे, ओड चारों, पर उनका सम क्या आया, इवन आया। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर्स की। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका सिर्फ 1 या फिर वो खुद फैक्टर हो। ओके, सो फैक्टर होता क्या है, अगर हमने यहाँ पे 2 × 3 लिख दिया, वो क्या है, इक्वल टू 6, तो जो 6 है वो होता है मल्टीपल। वो मल्टीपल है किसका, 2 और 3 दोनों का, कि 2 की टेबल में भी वो आएगा। टेबल में आने का मतलब हो गया कि 2 के साथ हमने अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ऐसे 3 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, 2 और 3। 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स है किसके, 6 के। फैक्टर कहने का मतलब जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 2 और 3 दोनों को 6 का क्या बोलेंगे, फैक्टर। सो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो और या फिर वो खुद नंबर हो, जैसे हमारे पास है 13 का फैक्टर 13 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा, कहने का मतलब कि 1 से डिवाइड होगा 13, या फिर 13 खुद से डिवाइड होगा। ओके, सो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, वो कौन, 1 और इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमारे पास है 14। ओके, सो 14 को हम 1 × 14 भी लिख सकते हैं। ओके, 2 × 7 भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 14 के फैक्टर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया और 14 खुद भी आ गया। सो हमारे कितने फैक्टर्स आ गए यहाँ पे, 4 फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जो लिस्ट प्राइम नंबर होता है वो हमारा होता है 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ओके, फिर उसके बाद जैसे 2, 3, 5, 7, इन सब में सबसे छोटा हो गया 2। ऐसे ही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। ओके, 4 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। ओके, और 4 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2 और 4। ओके, सो ये एक कंपोजिट नंबर होता है। ओनली इवन नंबर कि जितने भी इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, इन सब में सिर्फ एक ही नंबर होता है 2 जो कि प्राइम नंबर होता है, और सब कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर जितने भी इवन नंबर्स है वो सभी कंपोजिट होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नहीं होता, प्राइम होता है। और 1 जो है हमारा ना ही कंपोजिट होता ना ही प्राइम नंबर होता। 1 को ना हम कंपोजिट नंबर मानते हैं ना ही हम प्राइम नंबर मानते हैं। ओके, सो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो, 1 या फिर वो खुद। ओके, और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, को प्राइम्स की।
ट्विन प्राइम्स होते क्या है? ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जब उन दो को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। जैसे 19 माइनस 17 अगर किया तो क्या आ गया? 2। ओके, सो इनका डिफरेंस जो आया हमारे पास वो 2 आ रहा है। अगर डिफरेंस 2 आ जाएगा तब वो दोनों प्राइम नंबर्स, ओके, वो दोनों प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम्स। कि ये दोनों क्या है? ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2। मतलब कि जो डिफरेंस है इन दोनों को वो क्या आ रहा है? 2। ये दोनों प्राइम नंबर्स ही होंगे, ये ध्यान रखना। ट्विन प्राइम्स किसको बोलेंगे? कि अगर किसी भी दो प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 आ जाए, मतलब कि अगर हम दो प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स, उनको अगर ले, जैसे 17 है वो भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, तो 19 माइनस 17 करेंगे तो क्या आ रहा है? 2। तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम है। ऐसे ही 5 और 7, 7 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2। तो 5 और 7 भी क्या है? ट्विन प्राइम्स। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं? ये दो तरह के हमारे पास, एक तो ये है और उसके अलावा सभी ऐसे होंगे, ये वाले पाएंगे। इसमें क्या रहेगा कि पहले वाला जो, ये तीनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, ये तीनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब इसमें जितने भी नंबर हम लेंगे प्राइम नंबर्स की ही बात करेंगे इसमें प्राइम ट्रिपलेट्स में। ओके, सो प्राइम ट्रिपलेट्स और ट्विन प्राइम में दोनों में ही हमें प्राइम नंबर्स को लेना होता है। अब यहाँ है 7 भी प्राइम, 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम। तो 7 में अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 13। तो ओके, तो अगर 7 जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा इन तीनों में और जो लार्जेस्ट होगा, उन दोनों का डिफरेंस अगर 6 आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम ट्रिपलेट्स। और सभी प्राइम नंबर्स में ऐसा ही होगा, ट्रिपलेट्स जितने भी होंगे, सिर्फ एक ही ये वाला होता है जिसमें 4 का डिफरेंस आता है। ओके, कि 7 जो लार्जेस्ट नंबर है और 3 इसका स्मॉलेस्ट, तीनों में से। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस 4 आएगा। वो सिर्फ ये पहले वाला, ये सिर्फ ये ट्रिपलेट है ऐसा, और सब में ये वाला आएगा। ओके, किसी भी 3 नंबर्स को लेंगे जो कि प्राइम होंगे, अगर उन तीनों में सबसे बड़े वाले में से अगर हम सबसे छोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 6 का डिफरेंस आना चाहिए। कहने का मतलब है कि स्मॉलेस्ट में अगर 6 ऐड कर देंगे तो लार्जेस्ट आ जाएगा। तो इसका रूल कैसे होना है? जैसे 7 में प्लस 4 कर देंगे तो 11 और 7 में प्लस 6 कर देंगे तो 13। ओके, सो ये तीनों ही हमारे प्राइम ट्रिपलेट्स है। अब इसके बाद आता है कोप्राइम्स। कोप्राइम्स वो नंबर होते हैं, इसमें प्राइम नंबर्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, जैसे 14 हमारे पास प्राइम नहीं है, 25 भी प्राइम नहीं है, इसमें प्राइम भी आ सकता है और कंपोजिट भी आ सकते हैं। अब 14 के फैक्टर निकालो। ओके, अब 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1, फिर 2 से 7। ओके, सो 14 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1, फिर उसके बाद 2, फिर 7 और 14। ऐसे 25 के फैक्टर्स 1, 25, फिर ये 5, 5। ओके, सो इसके फैक्टर आ गए 1, 5 और 25। सो 1 के अलावा इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ये सब इनके फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये सब नंबर्स इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ये सब नंबर इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में आता हो 1 के अलावा। ओके, सो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? को प्राइम नंबर्स। इनमें ये दोनों नंबर्स का प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दोनों ही हमने कंपोजिट ले लिया, यहाँ पे एक प्राइम है, कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, बट इनमें हमें प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं। ओके, ट्विन प्राइम्स में भी हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, प्राइम ट्रिपलेट्स में भी प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, पर को प्राइम में जरूरी नहीं है हम प्राइम नंबर्स की बात करें, कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं। ओके, सो
को प्राइम्स में सिर्फ क्या रहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन ना आए, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम्स। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर है हमारे पास और उसकी हमें अगर पावर करनी है, सो फिर जो हमारा नंबर आएगा पावर करने के बाद उसके यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा। अगर नॉर्मली कोई नंबर है हमारा, उसके यूनिट डिजिट में कोई भी यहाँ पे डिजिट है 0 1 2 3 4 कोई भी, तो फिर उसके जब हम कोई भी पावर करते हैं जैसे 2 की पावर 5 2 की पावर 8, ओके, सो वो जो पावर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट में क्या वैल्यू आएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमारे पास ये सब डिजिट्स है। 0 जब भी हम किसी की पावर करेंगे, 0 जब भी होगी तो वो हमेशा 0 ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो अब इस 10 के यहाँ यूनिट डिजिट पे कौन है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 0। ओके, सो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो वहां भी यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0 ही आया ना। ओके, सो 0 अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के तो उसकी कोई भी पावर करेंगे तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। जैसे 10 की यूनिट डिजिट पे 0 था तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 की भी यूनिट डिजिट पे क्या आया, 0 आया। ऐसे ही अगर हम 10 का क्यूब करते तो उसमें भी क्या था, 1000, और इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आया, 0। तो 0 के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 0 ही रहेगा। 1 के लिए हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 11 है, 11 में यूनिट डिजिट पे 1 होता है तो 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 121। इसके यूनिट डिजिट पे भी क्या है, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1। 2 वाले के लिए हमारे पास 2 4 8 6 कोई भी वैल्यू आ सकती है। 3 के लिए 3 9 7 1, 4 के लिए 4 और 6, 5 के लिए 5 ही रहेगी। जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 25, तो 5 ही आया यूनिट प्लेस पे। और 5 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आता है, 125, वहां भी 5 ही आया। ओके, सो 6 का 6 ही आएगा, ये की पॉसिबिलिटी है। 7 के लिए 7 9 3 1, 8 के लिए 8 4 2 6, 9 के लिए 9 1। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी की सिर्फ एक ही चीज आ सकती है। ओके, इस वाले में भी एक ही, इसमें 4 आ सकते हैं, इसमें भी 4 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, इसमें 2 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 2। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो सकती है, फिर कितनी डिजिट्स रिपीट हो सकती है। तो इनमें मेनली हमारे पास 2 3 7 8 में 4 डिजिट 4 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 4 डिजिट कोई भी आ सकती है। और 2 में 4 और यहाँ पे 9 में हमारे पास 2 डिजिट होगी जो आ सकती है। ओके, सो अब क्या है कि देखो 2 की पावर 1 है, वो क्या आया, 2 ही आया यूनिट प्लेस पे। 2 की पावर 2 4 आया। ओके, सो ये कैसे आया, सिंपल है। 2 की यूनिट प्लेस पे पावर करने के बाद क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, क्या क्या डिजिट आ सकती है, हमें वो देखनी है। तो 2 की पावर 1 किया तो 2 ही आया। ओके, सो 2 आ गया। ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया। फिर 2 की पावर 3 किया तो यूनिट प्लेस पे कौन आया, 8। ये 2 ही है जिसके हम पावर चेंज कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट प्लेस पे हमारे लास्ट में 2 होगा तब की बात है। तो क्या क्या डिजिट आ सकते हैं, जैसे 2 की पावर 4 किया तो 16, तो 6। अब 2 की पावर 5 किया तो 32, 2 आ गया, रिपीट वही। फिर जब हमने 2 की पावर 6 किया तो 4 आ गया। जैसे 2 की पावर 7 है, 1 2 8, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 ही आया। फिर यहाँ 2 की पावर 8 हुई तो 2 5 6 6 आया। तो यही 2 4 8 6 रिपीट होंगे जब भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, 2 होगी। तो उनकी पावर कोई भी करेंगे तो ये 4 ही डिजिट आएंगी, कोई भी आ सकती है इनमें से। सो टोटल इसमें हमारे पास कितनी डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट्स हो गई। ओके, सो 4 डिजिट में से हमें जैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, 2 की पावर 25 है और हमें पता है इस नंबर की यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 2। ओके, और 2 के लिए कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, 2 4 8 6, मतलब कि 4 आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को 4 से डिवाइड कराएंगे। तो जब 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 6 की 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया और रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब ये तो क्या था, वही 2 से रिपीट हो गई वही सेम। तो यहाँ 2 की पावर 1 आ गई।
ओके, अब 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही हो जाएगी। इसलिए जो ये नंबर है इसके 25 पावर कर देंगे, उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी, 2। तो जैसे हमने ये वैल्यू लिखी यहाँ, तो ये वैल्यू किसकी है, 2 की पावर 25। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आई यूनिट प्लेस पे, 2 ही आई है। अब ऐसे ही अगर हमें 4 की पावर 25 देखनी है क्या आएगा यूनिट प्लेस उसका, तो अब 4 है, 4 के लिए कितनी वैल्यूज हमारे पास, सिर्फ दो ही जो डिजिट है वही होती है रिपीट। तो इसलिए हम 25 को 2 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 12, तो इसको हम 2 × 12 लिख सकते हैं +1। तो अब ये तो जो रिमाइंडर है उस वाले को रखते हैं हम अलग से। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 हमें पता है 4 ही होता है। तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा इस 4 की पावर 25 का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी वो कौन होगी, 4। तो ये इसका वैल्यू है और इसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रही है, 4 ही आ रही है। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 12 है, अब 12 में यहाँ 2 है हमें पता है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आता है, 144। तो ये 4 वही वैल्यू रिपीट हुई ना, 4 जो यहाँ थी। ओके, सो ऐसे हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा कोई नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है और उसकी कोई भी पावर कर देंगे तो उस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो इसमें अगर हम डिवाइजर के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी किसी नंबर के डिवाइजर है उस नंबर को छोड़ के, क्योंकि वो खुद भी उसका डिवाइजर है, उस नंबर को छोड़ के जितने भी डिवाइजर हो गए उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद वो उसी नंबर के इक्वल आ गए तब तो वो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर हम फैक्टर के में बात करें कि सम ऑफ फैक्टर्स, ओके, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब अगर हम मान लो कि उस का जो वो खुद भी है नंबर उसको भी एज ए फैक्टर मान के चल रहे हैं, ओके, तो तब क्या कर देंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे उस नंबर को। तो इन दोनों में से किसी को भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि 28 है, 28 के हमने फैक्टर्स लिख लिए या फिर हम कह सकते हैं डिवाइजर लिख दिए कि भाई ये 1 2 4 7 14 28 ये सब इसके क्या है, डिवाइजर है या फिर फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कि इसके जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है, पॉजिटिव वाले, ठीक है, और इसको खुद को छोड़ देंगे तो इन सबका सम कर दो। तो इन सबका हमने सम कर दिया, 1 2 4 7 14 28 को छोड़ देंगे तो इनका सम क्या आ गया, 28। अब 28 उस नंबर के इक्वल आ गया 28 के, इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ओके, पर ये सबके लिए जरूरी नहीं है कि परफेक्ट नंबर ही होगा, सभी ऐसा नहीं है। तो जैसे कि ये नंबर है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब वो कैसे, 24 है, इसके हमने डिवाइजर लिख दी ये सभी, अब इस 24 को छोड़ देंगे, ओके, और सबको लिख देंगे पॉजिटिव जितने भी डिवाइजर होंगे। अब इन सबका सम क्या है, 36। अब 36 तो 24 के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। फैक्टर वाले में जब हम ट्वाइस देखते हैं तो उसमें जस्ट क्या होता है कि हम इस नंबर को भी इंक्लूड कर लेंगे और इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम इंक्लूड नहीं कर रहे तो उस नंबर के बराबर होना चाहिए, और अगर उस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो तब उसके ट्वाइस के बराबर आना चाहिए। ओके, जैसे 28 है तो 28 को भी इंक्लूड करेंगे तो 28 + 28 56 हो गया। अब 56 क्या हुआ, इसका ट्वाइस हुआ, ओके, तो तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर है। वहां से भी तो हम इन दोनों में से किसी से भी पता कर सकते हैं। अगर हम उस नंबर को इंक्लूड करेंगे सब में तब तो ट्वाइस करेंगे, और अगर हम उस नंबर को छोड़ देंगे तब हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे, उसमें हमें ट्वाइस नहीं करना। ओके, सो 28 है, 28 के ये सब फैक्टर बोल दो या फिर डिवाइजर्स है, पॉजिटिव डिवाइजर्स, और इसमें इसको खुद को छोड़ देंगे तो इन सबको ऐड किया तो 28 ही आया, तो 28 और 28 सेम आ गया, तो ये परफेक्ट नंबर है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर्ड लाइन। नंबर्ड लाइन क्या होती है, हम एक लाइन बना देते हैं, उसके ऊपर नंबर्स को लिख देते हैं और इनके बीच में जो गैप होएगा वो सेम रहेगा। जैसे 1 और 2 के बीच में जितना डिफरेंस है, गैप है, उतना ही 2 और 3 के बीच में होगा। ओके, सो इसको बोल देते हैं नंबर्ड लाइन। अब क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, सो
अब हमें जैसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे मुझे 4 है, 4 एक नेचुरल नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो जस्ट एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद यहाँ नंबर्स लिख दिए 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक। और फिर अब जैसे मुझे 4 को रिप्रेजेंट करवाना है, तो 4 यहाँ, ये हो जाएगा 4। अब हमें अगर रिप्रेजेंट करना है होल नंबर को, तो होल नंबर में जस्ट एक जीरो और आ जाएगी हमारे पास। अब ऐसे ही अगर हमें मान लो 5 को रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन ड्रॉ की, नंबरिंग लिख दी यहाँ, ओके। और जैसे 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा 5। तो हम ऐसे नेचुरल नंबर और होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इंटीजर को नंबर लाइन पे, सो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें पता है कि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए इन सबको लिख देंगे 0 1 2 3 4 5, इस तरह नेगेटिव वाले -1 -2, ओके। और माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ इन्फिनिटी तक। अब मान लो अगर हमें -2 को बताना है, तो हम क्या करेंगे, -2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ -2 है, सो ये हो गया -2। ऐसे अगर हमें +2 को रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो और नंबर्स लिख दो यहाँ पे इंटीजर्स, और फिर उसके बाद ये हो गया 2, ओके। अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जब हम नॉर्मली 1 2 3 -1 -2 ये सब लिखेंगे, तब हम जैसे इंटीजर्स में लिख रहे हैं वैसे लिख देंगे। बट जब डिवाइड में कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 2/5, तो उसमें क्या करना है कि जैसे 2/5 है, ओके, सो 2/5 क्या होता है, 1 से स्मॉल हो जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। अब हमें क्योंकि 5 मतलब 5 पार्ट करने हैं इसके, उनमें से 2/5 को शो करना है, तो हम एक कम 5 से एक कम मतलब 4 यहाँ पे लाइन लगा देंगे। 4 लाइन लगाने का मतलब कि हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पहला तो 0 ही रहेगा, 0, फिर यहाँ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये 5/5 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे 2/5 कहाँ है, ये वाला, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब रैशनल नंबर में डिवाइड में आ जाएगी, जब नॉर्मली हमें 1 2 3 -2 -4 लिखना है, तो हम ऐसे कर लेंगे जैसे इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर में कर रहे थे। बट जब ऐसे आ जाएगा डिवाइड में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो उसमें क्या करना है कि हमें देखना कि कौन से दो नंबरों के बीच में वो नंबर है, ओके। सो ये 0 और 1 के बीच में आता है। अब ये यार डिवाइड में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसके हम कितने लाइन लगा देंगे, 4। तो यहाँ से 5 पार्ट में डिवाइड हो गए पूरा इक्वल पार्ट्स में, ओके। सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया 5। अब यहाँ पहले वाला ये तो 0 है, ये फिर इससे आगे 1/5 लिख दो, इसको 2/5, फिर 3/5, 4/5, और ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से हमें 2/5 दिखाना है, तो इसलिए 2/5 हो गया। सो ऐसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हमें यहाँ नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टडी करना है। इससे पहले हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ लिया था। अब हमें बात करनी है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर के लिए हमें यहाँ क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये एक ट्रायंगल है, ओके, और वो भी राइट ट्रायंगल, मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री है, और ये इसकी हाइपोटेनस है। तो क्या होता है कि जो हाइपोटेनस साइड होती है, ओके, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो जैसे ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओके। सो यहाँ क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बना देंगे, यहाँ, ओके। फिर उसके ऊपर यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब हम पहले किसका पढ़ रहे हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना, और इसमें हम पढ़ेंगे √3 को रिप्रेजेंट करना। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने 0 से लेके 1 तक एक लाइन बना ली, ओके। फिर उसके बाद एक लाइन हमने यहाँ पे बना ली, वही सेम 1, इतना जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, ये 1 का गैप है और ये भी 1, ओके। सो अब 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमें ओ क्यू पता चल जाएगी। तो ओ पी क्या है 1, पी क्यू क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा √2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, ये √2 आ गया, ओके। और अगर यहाँ एक हम कंपास लेके यहाँ पे निडल रख के और पेंसिल यहाँ इसको मेजर करेंगे, और फिर एक
सर्कल बना देंगे एक तरह से। ओके, ऐसे सर्कल, सेमी सर्कल बना दिया। तो अब जो यहाँ से यहाँ ये जहाँ पॉइंट पे ये टच होगा, अब ये क्या है, रेडियस, और ये भी रेडियस ही रहेगा सर्कल का। तो ये √2 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगा, √2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, √2। यहाँ √2 हमें पहले नहीं लिखना होता, पहले जस्ट 0 और 1 लिखना है, फिर उसको ये और ये फॉर्मूला लगा के फिर यहाँ इसको मेजर करना है कि भाई ये √2 हो गई, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 2, और फिर रूट आ जाएगा तो √2, तो ये हो गया √2। हमने फॉर्मूले से इसको मेजर कर लिया, सोल्व किया। अब यहाँ से यहाँ का जो रेडियस होगा, इसको अगर इतना ही हम यहाँ मिला देंगे उसको ओपन करके वहीं की वहीं, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा √2। अब जब हमने √3 को रिप्रेजेंट करना, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मान लेंगे √2। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, √2। अब इस पूरे को बेस मान लो ट्रायंगल का, और ये हो जाएगा ये हमारा एल्टीट्यूड। तो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 √3। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, √3। अब वही यहाँ से कंपास को ओपन करो और एक आर्क लगा लो, मतलब जैसे पूरा यूं सेमी सर्कल बन जाएगा। तो ये जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा उतना ही तो यहाँ डिस्टेंस होगा, तो ये √3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3। तो इसको जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इन दोनों में कैसे, पहले एक लाइन ऐसे लगाएंगे, फिर हमने यहाँ 0 मान लिया, इसको 1 मान लिया, ठीक है। फिर यहाँ से इतना ही डिस्टेंस यहाँ मान लो, तो ये 1 और 1 हो गया। अब यहाँ से इसको मिला दो, तो ये हो जाएगा √2 पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ से कंपास को ओपन करो और यहाँ एक आर्क लगा लो, इतने यहीं से डिस्टेंस है, तो ये √2 हो जाएगा। ओके, और इसी में जब ये एक मेथड हो गया जिसमें हमने √2 इसको मान लिया। अगर हम यहाँ से √3 भी शो करना चाहते तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ एक और लाइन लगा लेंगे, यही 1, ये भी 1, और फिर इसको और इसको मिला देंगे। तो अब जो, और इसको हम पॉइंट ले लेंगे R। अब ये √2 हो गया, तो √2 का स्क्वायर 2, और ये 1 ही हो गया, तो ये √3। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आ गया, √3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यही कंपास को ओपन करके ऐसे करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, √3। तो हम इसमें भी बना सकते हैं, √2 वाले में ऐसे √3, और ये ऐसे भी बन सकता है √3। सो ये यहाँ पे हमने पढ़ा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। अब हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स है उनको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि टर्मिनेटिंग में यहाँ पे जैसे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख दिया, डिनोमिनेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो डेसिमल में क्वोशिएंट आएगा, ओके, सो ये कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। पर नॉन टर्मिनेटिंग में ये स्टॉप नहीं होगा। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ डिजिट्स रिपीट होती रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे 3.3 है, 3 फिर आगे चलता जा रहा है, ओके, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, पर ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार। सो इसको 10/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3.333। और जब ये जो रिपीट होएगा उसको ऊपर हम ये ऐसे बार बना देंगे, ओके। सो ये टर्मिनेटिंग होती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें जैसे 1/5 है, 5 से करवाना है ना 1 को, तो ये 10 बन जाएगा, 0 डेसिमल लग गया, फिर 10 ये 2 पे, तो ये कितना आ गया 0.2। तो यहाँ भी ये टर्मिनेट हो गया, ओके, डेसिमल में ये एंड हो गया यहाँ पे, क्यों, रिमाइंडर 0 आ गया। बट ऐसे वालों में कभी भी रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा, ये ऐसे ही रिमाइंडर चलता रहेगा। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। और जो डिजिट्स है वो रिपीट होती रहेगी। अब जैसे यहाँ 0.2353535, ओके, सो यहाँ पे 2 के बाद 353535 ये रिपीट हो रहा है बार बार। सो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.2 और फिर 35 के यहाँ बार लगा देंगे। रिपीटिंग डेसिमल बोल सकते हैं इसको, रिकरिंग डेसिमल, सर्कुलेटिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल। सो पीरियड किसको बोलेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे 8, यहाँ 2 और 8, सो 28, ये पीरियड हो गया 28, ओके। और पीरियोडिसिटी मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 8 ही रिपीट हो रहे हैं, तो 1। यहाँ 2 और 8 2 डिजिट रिपीट होएगी, तो इसलिए यहाँ
2 आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज की। एडिटिव प्रॉपर्टी में जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, इन सब के बारे में बातें करनी है। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें देखना है कि एक नंबर हमने किसी एक सेट से लिया, मतलब कि जैसे नेचुरल नंबर है, ओके, नेचुरल नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर भी नेचुरल नंबर से ही लिया, और उन दोनों का सम भी अगर नेचुरल नंबर ही आ गया तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा नेचुरल नंबर का सेट एडिटिव ऑपरेशन में। ओके, तो हमें इस सेट के बारे में पढ़ना होता है। सेट मतलब कि जो नेचुरल नंबर है जितने भी, तो 1 2 3 4 5, इनमें से अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, दो नंबर, तो उनका सम भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, कि प्लस में अगर हम दो नेचुरल नंबर को लेंगे तो उनका सम भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब, सो मैंने 2 भी नेचुरल नंबर से ले लिया और 4 भी नेचुरल नंबर से, इन दोनों का सम किया, वो क्या आया? 6, वो भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। ओके, सो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अब अगर हमने नेचुरल नंबर से एक नंबर लिया, दूसरा नंबर भी नेचुरल नंबर से लिया और उन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो नंबर आया वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ऐसे अब नेचुरल नंबर को ये सेटिस्फाई करेगा। अब होल नंबर के लिए, होल नंबर में जैसे 0 भी आ जाएगी, सो एक में 0 ले लेता हूँ और एक मैंने 2। ओके, सो 0 + 2 कितना आ गया? 2। 2 भी हमारा क्या है? होल नंबर, इसलिए होल नंबर में भी ये क्लोजर होगा। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इंटीजर, अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया -2 और एक नंबर ले लिया +2, दोनों ही इंटीजर है, तो आंसर क्या आया? 0, वो भी इंटीजर ही आया, इसका मतलब ये भी क्लोज्ड है। रैशनल नंबर के लिए जैसे मैंने 1 + 1/2 लिया, 1 भी रैशनल नंबर, 1/2 भी रैशनल नंबर, सो ये क्या देगा हमारा? 3/2। ओके, सो 3/2 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए ये भी एडिशन में क्लोज रहेगा। ऐसे रियल नंबर, रियल नंबर में भी हम जैसे भाई 2/3 + 2/4, ओके, सो ये क्या बन जाएगा? 2 × 4 + 2 × 3 और बाय में 12, तो ये आ जाएगा 8 + 6/12, सो ये कितना आ गया? 14/12, 6 और ये 7/6। ये भी क्या एक होता है? रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर भी क्लोज्ड होता है एडिशन में। ओके, अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है एडिशन में? कि अगर ए को पहले लिख दो या फिर बी को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a + b लिख दो या फिर b + a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा। सो जब हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं, तो जैसे एक नंबर 2 लिख लिया और एक नंबर 3 लिख लिया, अब ऐड कर दो इसको तो 5 आ गया। ऐसे अगर पहले 3 को लिख दो और फिर 2 को लिख दो, तब भी क्या आया? 5, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं नेचुरल नंबर। ऐसे ही होल नंबर, जैसे 0 + 2 लिख दो तब भी 2 आएगा और 2 + 0 लिख दोगे तब भी 2 आया। तो इसका मतलब होल नंबर भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इंटीजर, अब जैसे -1 ले लो +2, तो क्या है हमारे पास? -1 और +2 माइनस होएगा और साइन बड़े वाले का तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 ले लो या फिर -1 ले लो, तो ये भी क्या आया? 1 आ गया। सो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। -1 को पहले लिख दे या +2 को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो इंटीजर भी कॉम्यूटेटिव होते एडिशन में, कि मतलब ये सेटिस्फाई करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ऐसे रैशनल नंबर 1/2 + 3/2 लिख लो तो वो क्या हो जाएगा? 4/2 मतलब 2। और ऐसे 3/2 + 1/2 लिख लो तब भी क्या आ जाएगा? 4/2 मतलब 2। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसको पहले लिखने में या फिर दूसरे वाले को पहले लिखने में। सो रैशनल नंबर में भी
जब एडिशन करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है कि इनका जो ऑर्डर होगा लिखने का, कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही रियल नंबर में, ओके। सो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल नंबर भी मतलब वही, जैसे भी 3/2 ले लो और +1 ले लो तो वो कितना हो जाएगा 5/2। ऐसे ही 1 + 3/2 लिख दो तो ये भी कितना आ जाएगा 5/2। सो ये सभी इंटीजर, होल नंबर और रैशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर सभी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। हम ऐसे नंबर्स को आगे और ये बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 + 3 लिख दो या 3 + 2 लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम ही आता है। इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रैशनल नंबर है और रियल नंबर्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स है, ओके, और तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो अगर पहले दोनों को ऐड कर दे और जो आंसर आएगा उसको जो तीसरे वाले उससे ऐड कर दो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसको इस वाले के साथ ऐड कर दो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो जितने भी जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, ये सब जो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, उनको जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पे हमें मतलब इस रूल को क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं तो हम ऐसे ब्रैकेट लेके सोल्व करके किसी भी दो नंबर्स का सम निकाल के तीसरे वाले से अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं 2 + 3, ओके, और एक 4। अब मैंने क्या किया, पहले इन दो को ब्रैकेट में लेके सोल्व कर लिया। सो 2 + 3 कितना आ गया 5 + 4, और फिर उसके बाद कितना आया हमारे पास 9। अब अगर 2 और 3 की जगह 3 और 4 को ले लेते हैं ब्रैकेट में, सो 2 + 3 + 4, तो 3 और 4 को ऐड कर दो ब्रैकेट में, सो 2 + 7, वो कितना हो जाएगा 9। सो आंसर सेम आया। अब ये हमने क्यों कर पाए इसको ऐसे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट है इसको सेटिस्फाई करता है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से हम इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, ओके। ऐसे ही अब होल नंबर्स है, होल नंबर में जैसे अब 0 मान लो, सो 0 + 2 + 4। अब पहले 0 + 2 को ऐड कर लो, सो 2 और फिर 4, सो ये कितना आ जाएगा 6। ऐसे 0 + 2 + 4, इन दोनों को ऐड कर लो, सो 0 + 6, वो भी क्या आया 6 आया। नेचुरल नंबर भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, होल नंबर भी। सो जितने भी होल नंबर है नेचुरल नंबर को हम 3 नंबर्स को लेंगे तो उनको हम पहले किसी भी 2 नंबर को ऐड कर दो और फिर उसमें के साथ फिर तीसरे नंबर को ऐड कर दो। तो उसमें जो ऑर्डर रहता है उसको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है किन 2 को ऐड करना है, ओके। किसी को भी 2 को ऐड हम कर सकते हैं। ऐसे इंटीजर, अब इंटीजर के अंदर अगर हमारे पास है मान लो -1 + 2 और +3, ओके। सो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 और = 4। ऐसे -1 + 2 + 3, सो -1 + 5, आंसर क्या आया 4। सो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। अब रैशनल नंबर ले लो, जैसे 1/2 + 3/2 + 5/2। पहले इन दोनों को ब्रैकेट में सोल्व कर लो, सो ये हो जाएगा 4/2 + 5/2 और ये आ जाएगा 9/2। अब उन दो को, सो 1/2 3/2 + 5/2, ओके। सो 1/2 + 8/2, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/2। यहाँ भी 9/2 आया, यहाँ भी 9/2 आया, ओके। सो रैशनल नंबर भी
और रियल नंबर्स भी इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सो जब भी हम इनमें से 3 नंबर्स लेंगे, उन तीनों नंबर्स को हम पहले किसी भी 2 नंबर का ऐड कर लो, उसका जो आंसर आएगा फिर तीसरे के साथ ऐड कर लो। ओके, अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज में एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? हमें एक ऐसा नंबर देखना होता है जो कि अगर हम कोई भी एक नंबर ले, उसमें अगर उस नंबर को ऐड करें तो जो नंबर लिया वही सेम नंबर आ जाए। ओके, जैसे ए हमारा कोई भी एक नंबर है, उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर सकते हैं जो कि वही नंबर आ जाए। ओके, सो जैसे हमने एक नंबर लिया 2, 2 में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जो कि 2 आ जाए? 0। अब 0 नेचुरल नंबर के सेट में तो होती नहीं है। ओके, सो नेचुरल नंबर के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। ओके, पर होल नंबर में होगी। होल नंबर में 0 होता है, इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, होल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करेगी, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं करेगी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फिर जैसे इंटीजर है तो -2 में ऐसा क्या ऐड करें जो कि -2 आ जाए? 0। ऐसे ही -1/2, तो उसमें ऐसा क्या ऐड करें जो कि 1/2 आ जाए? 0। सो 0 क्या होती है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और ये इंटीजर के सेट में भी एग्जिस्ट करती है, रैशनल नंबर में भी और रियल नंबर में भी। नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि 0 नहीं होती नेचुरल नंबर के सेट में। इन सब में 0 होगी सेट में, सो इन सब में एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है वो एग्जिस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज में एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एक ऐसा नंबर हम ले, अगर कोई भी नंबर लिया उसमें उस नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ओके, जैसे हमने एक नंबर लिया, उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि 0 आ जाए। ओके, सो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a। ओके, सो नेचुरल नंबर होल नंबर में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने 2 लिया तो 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, और -2 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता, ना ही होल नंबर के सेट में आता है। ओके, इंटीजर में -2 होता है। ओके, सो इस वजह से ये इनवर्स एडिटिव इनवर्स इंटीजर में एग्जिस्ट करेगा, रैशनल नंबर में भी और रियल नंबर्स में भी। जैसे 1/2 है, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/2, जो कि क्या हो जाएगा? 0। ओके, सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 1/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/2। 5 है तो उसका क्या होगा? -5। किसी नंबर का नेगेटिव अगर हम कर देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है? एडिटिव इनवर्स। हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जो कि ऐड करे और क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम एक नंबर लेते हैं जो कि मान लो नेचुरल नंबर से लिया और दूसरा नंबर है वो भी नेचुरल नंबर से लिया, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर ही आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कि हमने दोनों नंबर कहाँ से लिए? नेचुरल नंबर से लिए, और हमारा जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी नेचुरल नंबर आया। इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्लोज्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तब, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2 × 3। ओके, 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, सो 2 × 3 क्या आ गया? 6। वो भी क्या होता है? एक नेचुरल नंबर। ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि कहाँ से है वो। ओके, सो जैसे 1 2 3 ये नंबर को हम क्या कहेंगे? कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर के सेट से। सेट मतलब कलेक्शन, कि ये सब नेचुरल नंबर्स है, उनमें से हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया। ओके, सो 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, और जो मल्टीप्लाई किया वो भी क्या है? 6 नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं मल्टीप्लाई में। होल नंबर, अब होल नंबर में मान लो 0 ले लो और 1 2 दोनों होल नंबर है, और 0 जो आया वो भी होल नंबर, सो ये भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं मल्टीप्लाई में। इंटीजर, अब जैसे हमने -1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, सो आंसर क्या आया? -2। अब -2 क्या है? इंटीजर, सो -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों इंटीजर है,
और जो आंसर आया वो भी क्या आया, इंटीजर। सो इंटीजर में भी एक क्लोज्ड होता है। ओके, अब रैशनल नंबर जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, सो ये क्या आ गया 3/4। अब ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, सो ये 3/4 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर में भी और रियल नंबर में भी ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ओके, कि जब हम मान लो रियल नंबर में एक जैसे हमने √2 ले लिया और एक हमने √3 ले लिया, दोनों इरेशनल है, या फिर हम रियल नंबर में से भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर में से है, तो अब इनका प्रोडक्ट क्या है, √6। अब √6 भी क्या होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर, मतलब √6 भी किस में आता है, हमारा रियल नंबर में। ओके, सो √6 भी रियल नंबर में आता है, इसलिए √2 भी रियल नंबर में, √3 भी रियल नंबर में, और √6 आया वो भी रियल नंबर में। इसका मतलब रियल नंबर भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई में सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर ए को पहले लिख दो या फिर बी को पहले लिख दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए मल्टीप्लाई बी कर दो या फिर बी मल्टीप्लाई ए कर दो, आंसर सेम आएगा। सो जैसे नेचुरल नंबर ले लेते हैं 2 × 3 या फिर 3 × 2। सो आंसर क्या आ रहा है, 2 × 3 में भी 6 ही आएगा और 3 × 2 में भी 6 ही आएगा। ओके, सो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई में सेटिस्फाई करते हैं। तो जब भी हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले किसी नंबर को लिख ले या बाद में किसी नंबर को लिख ले, आंसर सेम ही आएगा। ऐसे ही होल नंबर जैसे 0 × 2 कर दो तब भी 0 और 2 × 0 कर दो तब भी 0। सो होल नंबर भी सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे -1 × 2, सो क्या देगा -2, और 2 × -1 करेंगे तब भी क्या देगा, -2। सो इंटीजर्स भी फॉलो करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। और ऐसे रैशनल नंबर 2/3 लिख दो या फिर 3/5। सो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, 2/5। ओके, ऐसे 3/5 लिख लो पहले और 2/3, तब भी क्या आ रहा है आंसर, 2/5। ओके, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स भी और रियल नंबर्स भी सभी फॉलो करते हैं। इसका मतलब कि अगर हम मल्टीप्लाई करते वक्त ऑर्डर कुछ भी लिख दे, किसी भी नंबर को पहले लिख ले मल्टीप्लाई में या बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही चीज अगर मान लो सब्ट्रैक्ट में है तो तब डिफरेंस आ जाता है। जैसे 2 - 3 करना है तो क्या आएगा, -1, पर अगर 3 - 2 कर दिया तो क्या आंसर आ गया, 1। सो आंसर अलग अलग आ जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा। नेचुरल नंबर में ये सेटिस्फाई करेगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर सभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 3 नंबर लिए हमने, अगर पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी दोनों का आंसर आए उससे, या फिर पहले वाले की जगह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसका जो आंसर आएगा उसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तब आंसर सेम ही रहेगा। अब जैसे नेचुरल नंबर है, अगर 2 × 3 × 4 ये तीनों नेचुरल नंबर्स है। अब पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर 2 × 3 × 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लो। सो 2 ये 3 4 12 और ये 24, और ये 2 3 6 ये 4 और ये कितना आ जाएगा 24। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। सो नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। हम किसी भी 3 नेचुरल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करना होगा तो हम किसी भी ऑर्डर में लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही होल नंबर, ओके, सेम इंटीजर में भी रहते हैं, जैसे -1 -2, ओके, और मल्टीप्लाई कर लो जैसे 3, ओके, या फिर -1 फिर मल्टीप्लाई कर दो -2 और फिर मल्टीप्लाई 3। सो पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ माइनस आ गया इसलिए पहले यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा लो और फिर ये ऐसे वाली। ओके, सो देखो
-1 यू ही रखो, यहाँ पे -2 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में -6 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही -2 और ये 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3, तो फाइनल आंसर क्या आया 6। अब हमने सोल्व करने में ये अलग अलग ब्रैकेट लेके सोल्व किया, पहले वाले में -4 और -2 को और इसमें -2 और 3 को। अब जो आंसर आया उसको इस तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, बट जो लास्ट में जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो सेम ही आ रहा है दोनों में। ओके, सो ये भी सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही रैशनल नंबर्स 1/2, 2/3 और 3/4, अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, ये कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल 1/4। और अगर 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, सो ये कैंसिल इससे से और ये 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 वो भी कितना आया 1/4। दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है। सो रैशनल नंबर में भी और रियल नंबर में भी ये फॉलो होगी। सो हमें जब भी 3 नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम ऐड करवाएं या फिर मल्टीप्लाई करवाएं उनमें। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है, हम ऐसा नंबर ले जिसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वैसा का वैसा आ जाए। मतलब कि जैसे हमने एक नंबर लिया ए, और ए में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे जो कि ये नंबर वही का वही आ जाए। सो ऐसा नंबर कौन है 1। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। जैसे नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही होल नंबर में जैसे 0 भी है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही। इंटीजर में -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 ही। 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3/2। सो 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीजर में, होल नंबर में, रैशनल में, ठीक है, किसी में भी, तो वही नंबर आ जाता है। सो 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और नेचुरल नंबर के सेट में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 1 सब में ही होता है। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सब जितने भी सेट है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और रियल नंबर का सेट, इन सब में ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर को बोलेंगे कि अगर हम उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए 1। हमें किसी भी एक नंबर को लेना है और हमें उसके साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर क्या आ जाए 1। ओके, सो ये 1/a जो है इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मैंने ले लिया जैसे 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे जो कि 1 आ जाए, तो ऐसा क्या नंबर है, अगर हम 1/2 कहेंगे तभी ये होगा। 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं होता, 1/2 किस में आता है रैशनल नंबर में। सो नेचुरल नंबर में हमारा जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही सेम होल नंबर में भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि होल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 ऐसे, और इंटीजर होते हैं -2 -1 0 1 2। सो इंटीजर में भी हमारे पास ऐसे डिवाइड वाले नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इन तीनों में ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अब जैसे रैशनल नंबर है उसमें तो होते हैं। ओके, सो अब जैसे 2 लिया तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया 1/2। ओके, सो रैशनल नंबर और रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि 1 आ जाए, सो 1/5। ओके, सो 1/5 5 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 2 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर यहाँ पर अगर एक ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि 0, ओके, सो यहाँ पे फिर 1/0 नॉट डिफाइंड बोला जाता है ये। ओके, सो इसलिए 0 की जगह एक्सेप्ट 0। ओके, एक्सेप्ट फॉर 0।
जीरो को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है, सबका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पर जीरो का एग्जिस्ट नहीं करेगा। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रैशनल और रियल नंबर्स में जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहती है कि अगर दो नंबर हमारे पास यहाँ ऐड में लिखे हैं, ओके, और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इस नंबर को एक बार इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर ऐड कर देंगे प्लस, और इस नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। जैसे हमारे पास तीन नंबर है, 2 × 3 + 5, ओके, सो ये क्या देगा? 2 × 3 + 5 8 16। और अब इसको इसकी तरह सोल्व करो। सो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से। सो ये क्या आ गया? 2 × 3 6 और 5 × 2 10। सो ये आंसर भी क्या आया? 16। सो इसमें क्या है कि अगर हमें कोई भी तीन नंबर दिए हुए हैं, तब हम उनको ऐसे ब्रैकेट में है तो उनको यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। सो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ नेचुरल नंबर पे भी फॉलो होगी, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर्स पर भी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर होंगे तो या तो वो रैशनल नंबर होगा दूसरे नंबर से बड़ा, या इक्वल, या फिर छोटा। ओके, जैसे हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है, जैसे 4 और 7। अब 4 7 से छोटा है, ओके, सो जैसे यहाँ का आ गया। अब जैसे मैंने 5 ले लिया तो 5 5 के इक्वल है, ओके, सो ये बड़ा नहीं हो सकता 5 से, ना छोटा हो सकता। ओके, और ऐसे ही अगर हमारे पास है 2, ओके, और वो ग्रेटर आ गया 1 से, ओके, सो जैसे ये है, तो अब 2 बड़ा है 1 से, सो ये 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी हम दो रैशनल नंबर्स लेंगे, ओके, तो वो हमेशा या तो वो छोटा होगा दूसरे नंबर से, या बड़ा होगा, या फिर उसके बराबर होगा। ओके, अब आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब पहला नंबर तीसरे नंबर से भी बड़ा होगा। कैसे? जैसे 2 है, वो ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 0, तो 2 भी तो ग्रेटर देन 0 हुआ। ये इम्प्लाइज टू का साइन होता है, इसका मतलब होता है कि अगर ये है तो ये है। ओके, सो अगर a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो इसका मतलब क्या है कि a भी बड़ा है c से। सो 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 बड़ा होगा 0 से, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब क्या है कि हमें देखना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ओके, डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब हम हर नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। एक तो वैसे है कि किसी भी नंबर को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर देखा 0 आ रहा है या नहीं। और अगर हम डिवाइड नहीं कर रहे और हमें पता करना है कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा 2 से या 3 से, ओके, सो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। जैसे पहले हम बात करेंगे 2 वाले की, डिविजिबिलिटी बाय 2, कि 2 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी आ जाए। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे 2 4 3 2, तो जो ये वाला प्लेस होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। इस पे अगर कोई भी आ जाए डिजिट 0 2 4 6 8, तो वो नंबर डिवाइड होगा 2 से। ओके, और अगर इनमें से नहीं आती तो वो डिवाइड नहीं होगा। सो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट आनी चाहिए। ओके, जैसे 20 है, सो 20 में यहाँ 0 आ जाता है। ओके, सो 22 से डिवाइड होगा।
यहाँ भी 0 आ गया इसलिए ये भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 4 आ गया ये भी 2 से डिवाइड होगा, या 2 आ गया ये भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ 8 आ गया ये भी 2 से डिवाइड होगा। चाहे हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे 5 2 2 4 और 2 से करेंगे सो 2 4 1 2, फिर ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6, ओके सो 12, फिर उसके बाद 2 आ रहा है सो ये 1 पे आ जाएगा 2, ओके फिर उसके बाद 4 कितने पे आ जाएगा 2 पे, ओके सो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो रूल है वो क्या है कि हमारा जो नंबर होगा उसके डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए 3 से। अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे देखो, यहाँ 6 6 6 ये 3 डिजिट है, 6 प्लस 6 प्लस 6 इन तीनों डिजिट का सम वो क्या आया 18 क्या 3 से डिवाइड होता है, 18 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 81 8 प्लस 1 क्या होता है 9, क्या 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 81 भी 3 से डिवाइड होगा। ओके अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में, डिविजिबिलिटी बाय 4 से किसी नंबर को चेक करना है कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर फॉर्म होगा, जो नंबर लास्ट की 2 डिजिट जो यहाँ वाली डिजिट्स होती है उनसे जो नंबर जिसको हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे बोलते हैं, उनसे जो नंबर बनेगा वो नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। कैसे, जैसे ये है, अब इसकी यूनिट और टेंस प्लेस ही है तो इन दोनों से हमारा नंबर क्या बना 4। अब क्या 44 डिवाइड हो रहा है 4 से, सो 44 डिवाइड होता है 4 से, सो ये नंबर भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। ओके सो हमें लास्ट के 2 ये देखने होते हैं, जो यूनिट प्लेस बोलते हैं वंस प्लेस और जो टेंस प्लेस है, इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो नंबर 4 से डिवाइड अगर हुआ तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा डिवाइड। ओके चलिए इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 से यहाँ 4, फिर 1 4, यहाँ 3 12, ओके सो ये 24, फिर ये 6, फिर 24 हो जाएगा, फिर वहां से 4 और ये 4। ओके अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। यूनिट प्लेस पे, जो यूनिट प्लेस होता है जो सबसे इस तरह वाला, यहाँ पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट है, तब ये नंबर जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे 0 है, ओके सो ये 5 से डिवाइड होगा। ऐसे यहाँ पे भी 5 है, ओके 0 या 5 में से कोई भी हो, 5 है इसलिए ये भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 2 5, सो ये 1, सो 5 1 2 2 10 और ये 5। ओके सो यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 इसका मतलब 5 से 625 डिवाइड होता है। और इसको हम डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर ये होंगे तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स में, डिविजिबिलिटी बाय 6 कि क्या कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो कैसे चेक करेंगे। ओके सो इसका रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड तब होगा जब अगर वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। सो पहले हमें किसी भी नंबर को चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, फिर उसको हमें 3 से चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर वो दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है तब 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 72, अब 72 में यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 है इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा। ओके अब 7 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 क्या आ गया 9, और 9 3 से डिवाइड होता है इसलिए 72 भी डिवाइड होगा 3 से। और क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। ओके सो इसमें हमें 2 वाले नंबर से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है, और 2 और 3 बोथ दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 186 है, सो यहाँ पे 6 आ गया, 0 2 4 8
6 इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे आ जाए तो वो 2 से डिवाइड होगा। सो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर इसके बाद 3 के लिए 1 प्लस 8 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 15। ओके, क्या 15 3 से डिवाइड होता है? होता है, इसलिए ये अब 3 से डिवाइड होगा। ओके, सो 186 2 से भी डिवाइड होता है और 186 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 186 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, सो इसमें हमें दोनों नंबर्स को चेक करना है पहले, 2 से भी और 3 से भी। अगर दोनों से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा वो नंबर। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 9। सो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, उसके लास्ट के 3 डिजिट मतलब वंस, टेंस और 100, इन प्लेस पे जो डिजिट है हमारे पास, इनसे जो नंबर बनेगा यूं का यूं 200 जैसे ही है, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होगा तब ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सो ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा चेक कर लो। सो ये 20, सो ये 2 पे 16 और फिर 4 और 0 और ये 5 40। सो ये डिवाइड हो रहा है। ओके, 8 से डिवाइड ये होगा, इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड होगा। सो इसमें हमें 3 डिजिट को देखना है। ओके, जैसे 4 में हम 2 डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट। इससे जो भी नंबर बना उसको 8 से हमें डिवाइड करके देखना है। अगर ये नंबर जो 3 डिजिट से जो नंबर बना वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तब इसका मतलब कि ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ओके, ये तो 8 के लिए है। अब 9 के लिए जैसे हम 3 में पढ़ते हैं कि जितने भी डिजिट है उन सबका सम कर दो और 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो उस नंबर कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसमें भी ऐसे है, इसमें 9 से चेक करना है। नंबर्स में जितने भी डिजिट है इन सबका सम अगर वो डिवाइड हो जाएगा 9 से, सो ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9, सो ये कितना बन जाएगा, यहाँ 3 और 5 8 और ये 9 2 11, सो ये 16 प्लस 11 कितना आ गया 27। ओके, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं या ऐसे स्टेप वाइज भी ऐड कर सकते हो। अब 27 के 9 से डिवाइड होता है, 27 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, सो 8 में हमें लास्ट के 3 डिजिट जो है वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे, उन सबसे जो नंबर बनेगा, जो डिजिट से नंबर बनेगा, यू क्यू डिजिट लेंगे। ओके, सो उस नंबर को चेक करना है 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और 9 में इन सब डिजिट का जो नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स है उन सब का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर जो सम है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में, डिविजिबिलिटी बाय 10। सो नंबर 10 से डिवाइड कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो। जैसे 500 500 है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, सो ये 10 से डिवाइड होगा। ओके, ऐसे 2510 में यूनिट प्लेस पे क्या है 0, सो ये भी 10 से डिवाइड होगा। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 में कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसमें अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उसकी जो ऑड प्लेस पे जितनी भी डिजिट होगी उन सबको ऐड कर लो और जो इवन प्लेस पे होगी उन सबको ऐड कर लो और दोनों को क्या करवा दो, सब्ट्रैक्ट। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाओगे या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल, मतलब कि 11 से वो नंबर डिवाइड होता हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो, 0 या फिर 11 से डिवाइड होगा अगर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। कैसे, देखो यहाँ पे 6 1 और 5 ये तीनों क्या है, ओड प्लेस पे, सो इन तीनों को क्या कर दो, सम। 6 प्लस 1 प्लस 5 वो कितना आ गया 12। और इवन पे कौन है 1 और 0, सो 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करवा दो, 12 माइनस 1 वो क्या है 11। अब क्या 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 ही आ गया कहने का मतलब। ओके, सो 11 से डिवाइड भी होगा या फिर 11 का मल्टीपल बोल दो या। ओके, सो मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन आ गई, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ओके, सो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा।
इसमें क्या करना है कि जो ओड प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स होगी उन सबको ऐड कर लो, इवन पे जितनी भी डिजिट होगी उन सबको ऐड कर लो, अलग अलग ऐड करना है। फिर उन दोनों को क्या करवा दो, सब्ट्रैक्ट। सो 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 11 आ गया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 से वो नंबर डिवाइड होता हो, अगर वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या 0 आ रहा है वहां पे, तब ये कंप्लीट नंबर जो नंबर है वो भी 11 से डिवाइड होगा। ओके, अब हम बात करते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है, कोई भी दो नंबर है उनके मल्टीपल्स हो गए। ओके, अब उनमें से कॉमन हो, ठीक है, तो कुछ कॉमन भी होंगे उन दोनों में, जो दोनों में ही सेम नंबर आते होंगे मल्टीपल, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एलसीएम बोलेंगे। ओके, जैसे 6 और 8 है। अब 6 के मल्टीपल्स, कुछ मल्टीपल ये लिख दिए मैंने, ठीक है, कुछ मल्टीपल्स 8 के लिख दिए। अब इनमें से जैसे 24 है, 24 इसमें भी आता है। ओके, सो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल कौन है, 24। फिर उसके बाद जैसे 72 इसमें भी है और 72 इसमें भी है, सो 72 भी क्या है, कॉमन मल्टीपल। पर इनमें से सबसे छोटा कौन है, 24। तो ऐसे और भी होंगे कॉमन मल्टीपल, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। सो 6 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। ओके, ऐसे जैसे 12 और 15, सो 12 और 15 के मल्टीपल्स लिख दिए यहाँ पे। अब इनमें से 60 कॉमन है दोनों में, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 120 कॉमन है दोनों में। अब 60 और 120 ये दोनों ही कॉमन मल्टीपल्स है। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल मतलब कोई भी एक नंबर है उसको हम और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। ओके, सो जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 2 से किया तो 24, ये सब ऐसे ही मल्टीपल्स है। अब दोनों के मल्टीपल में से कॉमन कौन है, 60 और 120। अब हम बात करेंगे लिस्ट। लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, मतलब इनमें से सबसे छोटा नंबर। तो 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कौन हो जाएगा हमारे पास, 60। 60 को क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स है उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। पहले 45 और 75 का एलसीएम निकालना है। सो 45 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 की टेबल में 45 9 पे, फिर 3 की टेबल में 9 आ जाएगा 3 पे, फिर 3 1 पे। ओके, सो ऐसे 75 के फैक्टर 3 की टेबल में 25, फिर 5 की टेबल में 25 5 पे, और फिर 5 से 1 पे। सो 45 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए 3 3 5। प्राइम नंबर वो होता है जो मतलब जिसके फैक्टर्स वो खुद हो या फिर 1 हो। ओके, सो ये सब प्राइम फैक्टर्स है, 3 भी 5 भी। सो हमने इस नंबर के 45 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए और 75 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। 45 के फैक्टर्स है ये, और ये 75 के फैक्टर। अब इनमें कॉमन क्या है, एक तो 3 दोनों में है और एक ये 5 दोनों में है। सो इन दोनों की जगह सिर्फ एक बार 3 लिखेंगे। ओके, इस वाली की जगह फिर ये 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों की जगह एक बार 5 और ये एक बार 5। ओके, जो भी कॉमन होंगे उनको एक एक बार लिखेंगे और जो अलग अलग भी होंगे उनको भी लिखेंगे। ओके, सो 3 इन दोनों में से 3, फिर ये 3, ये 5 और ये 5। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो, 3 × 3 9, 5 × 5 25, 25 × 9 225। सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 225। ऐसे ही 24 और 48, 24 के फैक्टर्स 2 की टेबल में 12 पे, फिर 2 से 6 पे, ये 2 से 3 पे, ये 3 1। सो 24 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 3। ओके, सो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 2 2 3। 48 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की टेबल में 24, 2 की टेबल में 12, फिर 2 की टेबल में 6 पे, 2 की टेबल में 3 पे। और फिर इसके बाद हमने इनको सबको यहाँ लिखा है। अब इनमें से कॉमन देखो, सो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3। ओके, सो इनको हम कैसे लिख देंगे, इन दोनों की जगह एक बार 2, इन दोनों की जगह एक बार 2, इन दोनों की जगह एक बार 2, इन दोनों की जगह 3, और फिर ये जो 2 रह गया वो भी।
ओके, सो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 25 और 24 × 2 ये आ जाएगा 48। सो एलसीएम 24 और 48 का एलसीएम क्या आ गया 48। ओके, इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 और ये 5, इसको लिख देंगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। सो इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख लो। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर लिख ली, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। ओके, सो ये 9 मल्टीप्लाई कितना आ गया 25। सो ये वही आ जाएगा आपका आंसर 225। ओके, ऐसे यहाँ पे भी ये 2 की पावर कितनी होगी 3। ओके, इस वाले 24 में, और 3 की पावर सिर्फ 1 है। ओके, इस वाले में 2 की पावर 24 वाले में ये आ गया, और 48 वाले में क्या आ जाएगा 2 की पावर तो आ गई 4, 3 की पावर 1। सो इन दोनों में हाईएस्ट पावर के हिसाब से लिखेबल हाईएस्ट एक्सपोनेंट। सो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। सो 2 की पावर 4 क्या होती है 2 की पावर 4 होती है 16। ओके, 2 × 2 2 × 2 2 × 2। ओके, सो 2 की पावर 4 होती है 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो क्या आ गया 48। सो हम ऐसे एक्सपोनेंट लिख के भी लिख सकते हैं, उसमें हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, जितने भी फैक्टर उनके हाईएस्ट पावर लिख लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे कॉमन लेके अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एलसीएम को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब ऐसे एक्सपोनेंट में लिख के भी और ऐसे नॉर्मल लिख के भी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब हम बात करेंगे एलसीएम निकालने की पर किसका 3 नंबर्स का। ओके, अगर हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम क्या होगा। सो तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 25 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5 मतलब कि 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे 50 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 का स्क्वायर और 2, और 90 के हो जाएंगे हमारे पास 5, 3 का स्क्वायर और 2। ये सब क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से जो हाईएस्ट पावर है सबकी, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उनको लिख दो। सो 2 का यहाँ पे 1 है, 3 की एक्सपोनेंट 2 और 5 का 2। ओके, सो ये 2 1 3 2 और 5 2। सो ये क्या आ जाएगा 2 × 9 × 25। सो ये आंसर कितना आ गया 450। 450 क्या आ गया इन तीनों का एलसीएम। ऐसे अगर हमें एलसीएम निकालना है 28 44 78 का। सो 28 के फैक्टर्स आ गए 2 raised to 2 × 7 44 का आ जाएंगे 2 raised to 2 × 11, और 78 का आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 13। ओके, सो अब यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2। सो 2 raised to 2, फिर 3 रहेगा, फिर 7, फिर 11 और 13। अब इन सबको सोल्व करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर क्या आ गया 12012। ओके, ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं 3 नंबरों का। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, जीसीडी ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब जो फ्रैक्शन में दिए होंगे उनका एलसीएम कैसे निकालना है। सो उसके लिए फॉर्मूला है, एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जितने भी न्यूमरेटर में जो भी होगी डिजिट्स उनका एलसीएम ले लो और डिवाइड में क्या कर दो जीसीडी किसका डिनोमिनेटर का, जितने भी डिनोमिनेटर है उन सबका जीसीडी। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर वालों का एलसीएम लिख दो और यहाँ डिनोमिनेटर वालों का जीसीडी। ओके, सो एलसीएम जैसे हमारे पास ये 3 फ्रैक्शन है, अब इसमें न्यूमरेटर में कौन है 357। सो 357 का एलसीएम 357 का एलसीएम हो जाएगा 105। जीसीडी 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इनको जस्ट यहाँ पुट कर दो। जीसीडी क्या आ गया 5 7 11। सो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो एलसीएम 105, जीसीडी 1। सो आंसर क्या आ गया 105। 105 इनका क्या है एलसीएम। अब हम बात करते हैं जीसीडी की या फिर एचसीएफ। जीसीडी डिनोमिनेटर वालों का ले लो और एलसीएम डिनोमिनेटर वालों का। ओके, सो जीसीडी जो डिनोमिनेटर वालों का 357 का क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम 5 7 11 का क्या हो जाएगा 385। सो इनको जस्ट यहाँ लिख दो। सो जीसीडी क्या आ गया 1/385। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी या फिर बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ओके, जब हम
फैक्टर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब डिवाइजर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। अब फैक्टर होता क्या है, तो जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या है 6, सो 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है और 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, किसका, 6 का, और 6 खुद का भी फैक्टर होगा। ओके, और डिवाइजर, डिवाइजर में क्या होता है, डिवाइजर में भी डिवाइड करते हैं इस नंबर को। ओके, सो डिवाइजर में वो वाले डिवाइजर्स जो कौन से होंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, उन डिवाइजर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के या फिर डिवाइजर होते हैं, ओके, कि कितने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, उन सब में सबसे लार्जेस्ट वाला जो फैक्टर होगा या डिवाइजर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि एग्जांपल है 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है या जीसीडी, सो 12 के फैक्टर हो जाएंगे, 1 की टेबल में 12 पे आएगा, 1 मल्टीप्लाई 12, 2 की टेबल में 6 पे, 3 की टेबल में 4 पे, और फिर 4 की टेबल में 3। सो ये जब ये ऐसा आ जाएगा तो यहीं पे स्टॉप कर दो। ओके, कि 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 3 वही सेम आ गया। ओके, सो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन हो गए, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। ऐसे 18 के फैक्टर कौन हो जाएगा, 1 की टेबल में 18 पे, 2 की टेबल में 9 पे, 3 की में 6 और फिर 6 में 3। सो ये रिपीट हो गया ये वापस। ओके, सो यहीं पे स्टॉप कर दो। तो यहाँ कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 6 9 और 18। ओके, सो यहाँ पे 12 और 18 में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, उनमें से सबसे बड़ा, सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन आए, 1 2 3 6। सो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6। सो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का 6 आ जाएगा। ओके, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6। ऐसे ही अगर हम 15 की और 12 की बात करें, सो 15 के फैक्टर हो जाएंगे, 1 की टेबल में 15 पे, 3 की में 5 पे, फिर 5 की में 3 पे। सो 15 के फैक्टर्स आ गए 1 3 5 15। 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12। अब इनमें कॉमन आ गया 1 और 3, और इसमें लार्जेस्ट कौन है, 3। सो 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 12 और 15 का एचसीएफ कौन हो जाएगा, 3। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी या एचसीएफ, उसको फाइंड आउट करने का मेथड। सो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर के, जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे, उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम नंबर कौन होते हैं, वो नंबर या 1 सिर्फ उसके फैक्टर्स हो। ओके, सो जैसे 2 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। सो ऐसे फैक्टर्स करेंगे जो इसके प्राइम फैक्टर्स हो। ओके, मतलब कि जितने भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स ही हो। ओके, जिनके फर्दर फैक्टर्स नहीं लिख सकते। 81 और 63 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और इसका एचसीएफ निकालते हैं, जीसीडी। अब 81 के फैक्टर हो जाएंगे 3 की टेबल में 27 पे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 को तो 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, सो इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख दिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे 63, अब 63 3 से डिवाइड करेंगे 21, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7, और फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, सो प्राइम फैक्टर 63 के क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हमें क्या देखना होता है कि ऐसे कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो उस प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं, छोटे से छोटा प्राइम नंबर। ओके, सबसे छोटे जो प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करके देखेंगे, जिससे भी पॉसिबल होगा डिवाइड होना, उससे डिवाइड करेंगे। अब ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब इनमें से देखना है कि कॉमन कौन कौन आ रहे हैं, कि यहाँ पे 3 और ये भी 3। सो इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई 3 वो क्या होता है, 9। 3 मल्टीप्लाई 3 9। सो इन दोनों का एचसीएफ या जीसीडी वो कौन होगा, 9। अब ऐसे अगर 3 नंबर्स की बात करें, 45 81 और 63। अब 45 81 और 63 के प्राइम फैक्टर्स पता है, 45 की ओर निकाल लेते हैं। 3 की टेबल में 45 15 पे, फिर 15 5 पे, और फिर 5 की टेबल में 5 1 पे। अब 45 के फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। अब इनमें भी एक ये 3 कॉमन आ रहा है और एक 3 ये। सो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई 3
3 ही कॉमन आ रहे 2 बार, सो इसका भी HCF क्या आ जाएगा, ये GCD 9। सो हम GCD जैसे हमने यहाँ 2 नंबर का निकाला, ऐसे अगर 3 नंबर का होगा तो तीनों को प्राइम फैक्टर्स करेंगे और फिर उनमें से देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जो जो कॉमन होंगे, और फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा HCF या GCD। तो जब हम स्मॉल नंबर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली हम कर सकते हैं और हमारा HCF निकालने का ये अच्छा मेथड है स्मॉल नंबर्स के लिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसको फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। ओके, सो डिवीजन मेथड क्या है कि इसके अंदर जैसे हमें 2 नंबर का GCD निकालना है या HCF निकालना है, सो इनमें से जो स्मॉल नंबर होगा उसको हम यहाँ पे मान लेंगे यहाँ डिवाइजर और ये डिविडेंड हो जाएगा। ओके, सो इसको डिवाइड करवाएंगे। अब जो यहाँ रिमाइंडर आ गया, अब रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था ये डिवाइडेंड बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पे है उसको आगे ले आएंगे और जो ये है इससे डिवाइड करवाएंगे। ओके, अगर मान लो पहले स्टेप में 0 आ जाता है या रिमाइंडर, तो इसी को हम बोल देंगे HCF या GCD। अगर नहीं होता ये 0, तब हम फिर से ये स्टेप करेंगे। यहाँ इस बार ये जो ये वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइजर बन जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो अब जैसे 24 और 78 का हमें फाइंड आउट करना है, सो 24 और 78, 24 की टेबल में 3 पे 72 आता है, 6 रह जाएगा, 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो इसको हम फिर से रिपीट करेंगे प्रोसेस को। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि जो ये डिवाइजर था ये इस बार यहाँ आ जाएगा और जो ये रिमाइंडर बचा इसको डिवाइजर बोलेंगे। अब 6 की टेबल में 4 पे, सो यहाँ पे 0 आ गया, 0 रिमाइंडर है। इसका मतलब इन दोनों का जो GCD है या HCF हम बोलेंगे वो क्या है, 6 है। ओके, ऐसे अगर 3 नंबर है हमारे पास 18, 38, 55। ओके, अब 18 इन दो को ले लो। ओके, सो 18 और 38 को ले लेते हैं। तो पहले इन दोनों का GCD निकालो जैसे हमने इससे निकाला। तो 18 यहाँ पे, 38 यहाँ पे। अब 18 की टेबल में 2 पे 36, 2 बचेगा। अब इसको यहाँ पे ले आओ और इस 2 जो रिमाइंडर है इससे डिवाइड करवाओ। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 रिमाइंडर। सो इन दोनों का HCF या GCD बोलेंगे क्या आ गया, 2। ओके, इन दो का जो GCD आया HCF आया वो क्या आ गया, 2। अब हमें जो ये 2 आए इनका जो GCD, उसको जो तीसरा नंबर है उसके साथ उन दोनों नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब इसको 2 से हम 27 पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 आता है। ओके, सो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। अब इसको यहाँ ले आएंगे, अब 1 से ये 2 पे हो जाएगा, 2 पे सो 0 रिमाइंडर। इसका मतलब इसका GCD क्या है, 1। मतलब 55 और 2 का GCD क्या आ गया, 1। इसका मतलब कि जो GCD इन तीनों का है या HCF इन तीनों का है वो क्या है, 1 है। ओके, सो 3 वाले में क्या करना है, पहले 2 का GCD निकालेंगे, फिर जो GCD आ जाएगा या HCF आ जाएगा जो तीसरा नंबर है उसके साथ हम HCF निकालेंगे उन दोनों का। मतलब कि उन दोनों का हम GCD या HCF निकालेंगे और जो वो GCD आएगा वही इन तीनों का GCD आ जाएगा या HCF आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन GCD एंड LCM। LCM और GCD में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि LCM और GCD कैसे रिलेटेड है। सो इसका क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर का जो GCD होगा या LCM होगा, उन दोनों नंबर्स का क्या कर दो, प्रोडक्ट। वो किसके इक्वल आएगा, जो LCM और GCD आए उन दोनों के प्रोडक्ट के। जैसे हमारे पास नंबर्स है 8 एंड 6। अब 8 के फैक्टर्स 2, 2, 2। ओके, सो 2 की पावर 3। ऐसे 6 के फैक्टर्स 2 और 3। सो LCM के लिए हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 8 मल्टीप्लाई 3 मतलब 24। सो इसका LCM क्या आ गया, 24। और GCD क्या आ गया हमारे पास, 2, क्योंकि इसमें सिर्फ एक 2 ही कॉमन है। जो जब हम GCD निकालते तो हम लोवेस्ट पावर देखते, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है और नहीं है। 2 की पावर 1। ओके, और उसको हम क्या बोलेंगे, 2। सो GCD क्या आ गया, 2। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो। सो 8 मल्टीप्लाई 6। ओके, वो कितना आया हमारे पास, 8, 6 कितना हो जाएगा, 48। और जब हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया LCM और GCD को, वो भी क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 24, 48।
ओके, सो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया इन दोनों को हमने वो, और इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम और जीसीडी उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। ओके, ऐसे 15 और 35 में 15 के फैक्टर्स ये हो गए 3 मल्टीप्लाई 5, 35 के हो गए 5 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों में ये एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बताया मैंने, ये जैसे हम अगर नॉर्मली सोल्व करते हैं कॉमन, सो इन दोनों में कॉमन कौन है 5, सो इसलिए हमारा जीसीडी 5। अब एलसीएम के लिए इन दोनों में से हम सिर्फ एक को लेंगे और इनको दोनों को लिखेंगे एक एक। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सो ये आगे 105। अब 105 को मल्टीप्लाई करो 5 से, सो ये कितना आ जाएगा 525। और जब हम 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 35 15 5 5 5 2 5 3 15 7 और ये 5 3, सो 5 7 5 8 2 हो जाएगा और ये, सो 5 2 5। तो इनका प्रोडक्ट भी 5 2 5 आया। सो जब भी हमें दो नंबर्स दिए हो या फिर इनमें से कोई भी, अब जैसे दो नंबर्स हो और एक एलसीएम और जीसीडी, सो यहाँ पे 4 है। ओके, सो 4 में से कोई भी 3 दिए हो और एक नहीं दिया हो, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट दोनों नंबर का और एलसीएम और जीसीडी जो उन दोनों नंबर का उनका प्रोडक्ट इक्वल आता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।